आज नमस्कार। आप सपाट बयानी की ओर से जुड़े हुए हैं। कथाकार अपनी रचना धर्मिता से, स्वभाव से और पेशे से एक अत्यंत ही कर्मनिष्ठ पत्रकार से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। आप हैं हमारे साथ महेश दर्पण जी। सपाट बयानी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आप पेशे से पत्रकार अवश्य रहें, लेकिन आपके अंदर जो सृजन करने की छटपट रही वह हमेशा रही। और विशेषकर हम जिन घटनाओं को अपने आसपास सहज नजरअंदाज जैसा करते हुए गुजर जाते हैं, उन्हीं घटनाओं के बीच हमारा जीवन कैसे अनजाने नामालूम तरीके से संचालित, प्रभावित और साथ ही प्रेरित से भी आगे विवश हो जाता है कुछ करने को, कुछ सोचने को। और इस दिशा में सहज ही ऐसी अत्यंत ही सामान्य घटनाओं के विशेष प्रभाव को दिखाने की साधना का नाम है महेश दर्पण। आज आपकी कहानी पछाड़ को लेकर हम यहाँ चर्चा में प्रवेश करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं महेश दर्पण जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए यह आग्रह करूंगा कि कहानी पछाड़ के माध्यम से आखिरकार 1994 में उन्होंने कहना क्या चाहा और उस दिशा में यदि वर्तमान सदी को देखें तो उस कथ्य की रोशनी में आज हम कैसे लाभान्वित हो सपाट सकते हैं। बयानी ने एक बेहतरीन शुरुआत की है जो रचनाओं, रचनाकारों, पाठकों और शिक्षकों के बीच एक पुल का काम करे। लक्ष्मी के रमेश के घर में प्रवेश से प्रारंभ होती है। लक्ष्मी जितनी सहजता से उस घर में प्रवेश करती है अपने एक पुराने मित्र से मिलने के लिए खुले मन के साथ, वो ये पाती है कि पत्नी की अनुपस्थिति में वह पुरुष अपने आप को बेहद संकोच भाव के साथ प्रस्तुत कर पाता है। ये क्यों होता है? ऐसा आखिर क्यों है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना संकोच किस काम का कि घर का मालिक अपने ही घर में अपनी एक स्त्री मित्र के आने पर उसके जोर से हंसने तक पर डर जाए, वो उससे खुलकर बात तक न कर सके और लैंगिक असमानता एक तरह से इतनी आड़े आ जाए कि हम अपने एक पूर्व परिचित से सहज ढंग से बात भी न कर सके। ये कौन से समाज ने हमें संस्कार ऐसे दिए? कहना है कि हम पछाड़ कहानी के माध्यम से स्त्री द्वारा पुरुष को पछाड़ने की बात नहीं करना चाहते। कोई भी रचनाकार जो स्वस्थ मन का होगा वो अपनी इस मंशा के साथ रचना में प्रवेश नहीं करेगा। दरअसल ये पछाड़ उस पुरुष सत्ताक मानसिकता की पछाड़ है जो महाभारत काल से आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। आप कल्पना कीजिए कि आज 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्रवेश कर चुके हम क्यों इतने मायूस, मजबूर, विवश और संकोची हैं कि सहज भाव से दो स्त्री पुरुष बैठकर बात तक नहीं कर पाते। ऐसा क्या है? कैसी विवशताओं, बंदिशों और पुरातन संस्कारों में बंधी हुई
हमारी ये मानसिकता है जो हमें लगभग जड़ बना देती है। इस कहानी के प्रकाशन के बाद जी, कथ्य को लेकर कैसी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली? ये आपने ऐसी चीज याद दिला दी कि मुझे बड़ी जोरदार हंसी आ रही है। 1994 में जब ये कहानी छाया मयूर में प्रकाशित, तो राजेंद्र जी ने मुझसे कहा कि महेश जी ये बताइए कि वो लड़की बचकर कैसे निकल गई। मैंने राजेंद्र जी से कहा, स्त्री को देख करके बगैर सेक्स के अगर आप सोच नहीं सकते तो यकीनन आप वही सोचेंगे जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं था। प्रतिक्रियाएं और भी थी। संयोग से कुछ महीनों बाद मुझे साहित्य अकेडमी में रचना पाठ का निमंत्रण मिला और मैंने वहां यही पछाड़ कहानी पढ़ी कि आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, हमारे लिए ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ी में कोई भी लड़की मुक्त भाव से किसी भी लड़के से मिल सकती है, बात कर सकती है बगैर किसी संकोच के, और दोनों पक्ष खुलकर अपनी बातचीत करते हैं। तो उनका ये वाक्य अभी खत्म ही हुआ था कि पीछे से कोई जोर से बोला, तो मित्र ऐसा करें कि आपके यहाँ आपकी पत्नी की उपस्थिति में किसी महिला मित्र को भेजें घर पर। पूरा हॉल ठहाके से गूंज उठा और मैं उस ठहाके को भी एक प्रतिक्रिया ही मानता हूं। अब आती है बात तीसरी प्रतिक्रिया की, जिसे मैं बड़े महत्वपूर्ण रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि वो प्रतिक्रिया सर्वनाम और कवि जैसी पत्रिकाओं के संपादक और वरिष्ठ कवि कथाकार विष्णुचंद्र शर्मा की थी। कहानी का जो नायक है वो घर आई मित्र की सुंदरता पर तो ध्यान देता है, लेकिन उसे परोसी हुई थाली नहीं मानता। उस स्त्री को वो परोसी हुई थाली नहीं मानता और वो हिंदी के कवियों की तरह यह तर्क नहीं देता कि नारी भोग्या है। यह विष्णुचंद्र शर्मा ने कहा था और उनकी एक टिप्पणी ये भी थी कि पछाड़ में शुरू से अंत तक एक लड़की जिस पर नायक अपने मित्र से पत्रों में चर्चा करता है और खुलकर चर्चा करता है, लेकिन जब वो घर आती है तो उसके भीतर परिवार में जनवाद का द्वंद्व अंत तक बना रहता है। अब ये जनवाद का द्वंद्व क्या है और वो उसके द्वारा पुरुषों के कपड़े पहनने तक पर एतराज करता है। ये कहानी को देखने का अपना अपना तरीका। मेरे लिए सारी प्रतिक्रियाओं का महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है सामान्य पाठकों की। कई सामान्य पाठक ऐसे थे जो दूर दराज से पत्र लिखते थे या फोन करते। तो अधिकांश ने ये कहा कि महेश जी आपकी ये कहानी पढ़कर आनंद तो आया ही, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि आपने हमारे दिमागों में जो जंग लगी हुई थी उसको खुरचने का प्रयास भी किया है। ये जो वाक्य मैं आपको सुना रहा हूँ ये एक आईटीओ में पान की दुकान करने वाले बीरबल जी का है। यहाँ जिस तरह से एक पुरुष को आतंकित दिखाया गया है, क्या इस कंटेंट को लेकर और कोई भी कहानी आपकी नजर से गुजरी है? अब मेरे लिए ये कहना थोड़ा दुष्कर होगा कि नहीं यही एकमात्र कहानी है। हो सकता है कि किसी और ने भी ऐसी कोई कहानी लिखी हो, लेकिन मुझे ख्याल अभी फिलहाल नहीं आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। अक्सर कहानियों में स्त्री को हम आतंकित पाते हैं, यौन शुचिता के भय से भयभीत पाते हैं। हाँ, बहुत ही मुखर ढंग से देखें तो 72 में कहानी रुकावट आ जाती है, अवकाश आ जाती है, मृदु जी, और वहां से जो स्त्री एक पात्र के रूप में चली आ रही थी और अब वह जो कर्ता में बदल रही है, वह कर्ता में बदली हुई स्त्री आपके यहाँ
बार बार यह सवाल करती है कि आखिर शादी के बाद मर्द ऐसा रिएक्शन क्यों करते हैं, इस तरह से क्यों बदल जाते हैं। आपकी कहानी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आखिर तुम इस चिंता में क्यों दुबले हुए जाते हो कि बीवी किसी न किसी कारण आएगी तो पूछ ही लेगी कि मेरी गैर हाजिरी में एक अनजान स्त्री यहाँ क्या कर रही है। हाँ हाँ। तो चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ स्त्री के साथ तो यौन सुचिता वाली बात है, लेकिन पुरुष के साथ तो यौन सुचिता का कोई अवसर ही नहीं देखने को मिलता है। भारतीय समाज की संरचना में भी नहीं, कहें तो प्राकृतिक जैविक संरचना में भी। इसके बावजूद यहाँ पुरुष पात्र कहीं न कहीं सहमा हुआ है और यह भी स्वीकार करता है वह पुरुष पात्र रमेश कि मेरी पत्नी को भी पता नहीं क्या हो जाता है कि महीना महीना भर मायके रह आती है और इस बीच कुछ हो हवा गया तो सारी तोहमतें मर्दों पर। अब बात यह है कि आपने तो कहानी में या कहानी के माध्यम से यह कहना चाहा कि विपरीत लिंगी के साथ सहज ढंग से स्त्री और पुरुष आपस में दोनों बात करें, लेकिन यहाँ रमेश खुद आतंकित है किसी न किसी तरह से कि यदि पत्नी घर में नहीं है तो किसी गैर स्त्री के साथ कुछ घट जाने की संभावना जरूर दिखती है। तो यहाँ एक दो तरह की बात, ऐसा नहीं लगता कि पात्र कितना डरा हुआ है, क्योंकि हाँ उसके अंदर खुलने का कहीं कोई अवसर नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही आतंकित। तो देह मुक्ति का जो मसला विमर्श में आया उसका हम नतीजा यह देखते हैं कि इस कहानी में लक्ष्मी कहती है कि तुम ठहरे मैरिड पुरुष और मैं ठहरी आजाद पंछी। इसका मतलब कि मैरिड होना आजाद होने में बाधा है। क्या ऐसा लगता है? ये असल में आपने बड़ी चालाकी से सवाल किया। परिवार के भीतर चली आ रही उन सामंती व्यवस्थाओं का घोर विरोध करता हूँ जो मनुष्य को अपनी कठपुतलियां बना देते हैं, जो पुरुष से कहते हैं तुम एक जिम्मेदार पिता हो, तुम एक जिम्मेदार पति हो, तुम एक जिम्मेदार बेटे हो, या इत्यादि इत्यादि, और तुम समाज में उस तरह से विचरण नहीं कर सकते जैसे कि कोई युवा अविवाहित करता है। ये जो चीज है मुझे लगता है कि हमें ब्रैकेट्स के भीतर बांधने की जबरन एक कोशिश है, जबकि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाएं, यूरोप में कहीं भी चले जाएं, तो एक मुक्त जीवन आपको वहां मिलेगा, एक खुला हुआ जीवन वहां पर मिलेगा। और हम ये पाएंगे कि प्रेमी प्रेमिका वो अनमैरिड हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो युवा हो ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि उम्रदराज लोगों का उन्मुक्त प्रेम यूरोप की एक विशेषता है। भारत में भी है लेकिन वो दबे छिपे है। क्यों? क्योंकि उस पर उंगलियां उठाई जाए। ये क्यों जरूरी है कि एक स्त्री स्त्री से ही बात करे और एक पुरुष पुरुष से ही बात करे? आपने आतंक की बात की। आतंकित तो रमेश है, इसीलिए रमेश आतंकित है क्योंकि उसे एक ऐसे सिस्टम का पुर्जा बना दिया गया है जिस सिस्टम से बाहर निकलने पर उसकी खिंचाई हो सकती है। सूरज प्रकाश की कहानी है लहरों पर बांसुरी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। और जयश्री राय की एक कहानी है एक रात जी। इन दोनों कहानियों का कंटेंट एक ही है कि स्त्री समझा रही है पुरुष को कि कंट्रोल में कैसे रहना है। लहरों की बांसुरी में तो 2 रात की बात है, एक रात स्त्री संभालती है और दूसरी रात पुरुष एक चुटकी ली अपने विद्यार्थियों के साथ। जी। इस कहानी को, हालांकि ऐसी कहानी को पढ़वाने का कोई तुक है नहीं क्योंकि पाठ्यक्रम से बाहर तो एक शिक्षक निकलते नहीं है, तो लहरों की बांसुरी मैंने पढ़वाई, विद्यार्थियों ने पढ़ी कहानी। जब मैं तो एक छात्रा ने कहा, युवती ने कहा, सर इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं।
तो मैंने कहते हो होने क्या, तो जो होता हाँ, था तो हुआ ही नहीं, फिर कहानी कैसे बन गई। मतलब है कि आज भी यह सोच है कि यदि स्त्री पुरुष साथ में है तो यह, हाँ, तो मेरे अंदर एक बेचैन करने वाली बात यह है, जहां स्त्री देह मुक्ति के नाम पर इतनी समर्थ हो चुकी है, वहां उसी दौर में, उसी समाज में एक पुरुष शादीशुदा होने के कारण इतना आतंकित है। तो देह मुक्ति की जो भी नियति स्त्री के साथ आ रही है, विपरीत पुरुष के साथ घटित हो रही है। और आज भी मैं कह रहा हूं कि यह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ऑटो, टोटो, ट्रेन, बस, कहीं भी 100 में 10 ऐसे पुरुष होते हैं जो पूरी तरह से बिगड़े होते हैं, और 10 ऐसे होते हैं कि वो देवता बनाने की कोशिश में खुद को लगे रहते हैं। और बिल्कुल 80% आतंकित रहते हैं कि कहीं कुछ सट वट जाए अलग से कहीं, तो कहीं अनजाने ही चरित्रहीनता या हमारे चरित्र पर अंगुली न उठ जाए। तो यह जो देह बिल्कुल का मामला है, इस देह के सामने चित्रलेखा में कुमार योगी भी पछाड़ खा जाते हैं, बिल्कुल कई बाबा भी पछाड़ खा। देह, मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं यह मेरे ऊपर है, मैं क्या पहनूं यह मेरे ऊपर है, मैं कैसे पहनूं यह मेरे ऊपर है। लेकिन पुरुष उसे कैसे देखे, स्त्रियां तय करती है, तय करना चाहती है कि नहीं, इस तरह से देखना गलत है। तो उसका कपड़े पहनना, उसका रहन सहन देह के स्तर पर मुक्ति को प्राप्त हो रहा है, और पुरुष उसी के साहचर्य में रहकर अब उसकी नजर में कैद कहीं ना कहीं अभी भी है। तो ऐसा नहीं लगता कि अब पुरुष के लिए देह मुक्ति के लिए अलग से कोई विमर्श न चलाकर, स्त्री के लिए जो देह मुक्ति का मामला छिड़ा, उसे हम इतना व्यापक, उदार, संवेदनशील बनाएं कि पुरुष की देह को भी सहज ढंग से देखा जाए। आप क्या कहते हैं? अजय जी, दरअसल आपने ये जो महाप्रश्न उठाया है, हमारे यहाँ स्त्री विमर्श को बाहर से आयात कर लिया गया। हर विमर्श की एक जमीन होती है। जमीन अर्थात सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और परिवेशगत जमीन। भारत के संदर्भों में, जो कि बहुविध समाज का देश है, यहाँ स्त्री विमर्श के लिए हमारे पास वो फार्मूले कारगर कभी नहीं होंगे जिन फार्मूलों पर पश्चिम का समाज चलता आ रहा है। स्थिति के बारे में आपने लिखा है कि बेचारे की चाह मन में दबी की दबी रह गई, शायद इसी वजह से अक्सर वह लक्ष्मी को याद करते हुए फूहड़ बीवी का रोना मुझे लिखी चिट्ठियों में रोया करता था। आज आई चिट्ठी भी उसकी ऐसी ही चिट्ठियों में से थी। अब एक सवाल बनता है जी, कि लक्ष्मी में वह क्या देखकर जिससे शादी हुई, उस स्त्री को जो उसकी पत्नी है उसको फूहड़ मानता है। आखिर पत्नियों में क्या ऐसा हो जिसे देखकर हरीश की तरह पत्नियों से एक पति को ऊब न महसूस कि लक्ष्मी के प्रति आज भी वह आकर्षण। इसीलिए मैंने इस कहानी का शीर्षक रखा था, जज्ब जज्बातों से जूझती जिंदगानी। हाँ, दोनों तरफ जज्बातें जज्ब हो चुकी हैं, उस सामाजिकता के नाम पर, परंपरा के नाम पर, रूढ़ नैतिकता के नाम पर, और पुरुष के लिए गढ़ी हुई चारित्रिक पवित्रता के नाम पर। तो सवाल इतना है कि हरीश बीवी के रूप में कैसी स्त्री पाता कि उसे फूहड़ बीवी के साथ रहने का रोना नहीं रोना पड़ता।
अजय जी, आपकी बात बहुत खूबसूरत है। दरअसल क्या है कि संकेतों में बात जब करती है कहानी, तो कहीं ये प्रश्न भी उठाना चाहती है कि हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आज जब आप दो व्यक्तियों को जीवन साथी बनाने जा रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर इन दोनों की मंशा क्या है। इन्हें मिलने दीजिए, बात करने दीजिए, एक खुला समाज बनने दीजिए। अगर ये चाहेंगे तो जीवन साथी बन जाएंगे। उनकी इच्छा सर्वोपरि क्यों नहीं? और जब ऐसी इच्छा सर्वोपरि नहीं होती, तब हरीश जैसे चरित्रों का जन्म होता है। आपने देखा होगा कि एक समय आया था 7वें दशक में, छठे और 7वें दशक में, अनेक बड़े से बड़े लेखक, बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर जो गांव से आकर शहरों में बसते थे, दूसरी शादियां करते, क्योंकि उनको अपनी पहली पत्नी उस स्टेटस की नहीं लगती थी जिस स्टेटस को वो अब पा चुके हैं। सवाल सीधा सा है कि पुरुष आज मुक्त स्त्री की देह में कैद है, और उसकी इस कैद से इस पुरुष के लिए कौन सी राह हमारे आलोचक और विमर्शकार कैसे तलाश करें। मानव विमर्श करेंगे तो स्त्री और पुरुष के लिए देह मुक्ति के दो अलग अलग अर्थ नहीं होंगे। लेकिन आज ये देखने में आ रहा है कि हमारा पूरा जो बाजार है, जो सजा हुआ है, अखबारों में आप देखिए, दूसरी भाषाओं में पुरुषों को आमंत्रित करते हुए विज्ञापन रोज छपते हैं। और वो दूसरी भाषाएं ऐसी होती हैं जो प्रच्छन्न विज्ञापन होते हैं, सीधे सीधे देह व्यापार के विज्ञापन होते हैं, और उनको चलाने वाला एक बहुत बड़ा बाजार। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बाजार है इसलिए पुरुष बिगड़ रहा है। एक बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि रचना का उत्स समाज ही है। बिल्कुल। समाज में आज देखें तो जब एक आइटम सॉन्ग आया हुआ था, हाँ, कि अनारकली डिस्को चली, हाँ, तो सलीम की गली को छोड़ना, यह तो सामंती सोच को विदा करना है एक स्त्री के अपने बल पर जी। लेकिन सलीम की गली यानी सामंती घेरे से बाहर निकल रही है, दीवारों में चुनवाने को स्वीकार नहीं कर रही है, इसका तो स्वागत है। लेकिन इसके बाद की जो कड़ी है, जिस कड़ी के साथ युवा समाज को जीना पड़ता है, उस ओर ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं। तो कहती क्या है, गली छोड़ अनारकली डिस्को चली। अब डिस्को में जा रही है, हिप हॉप सिखा दे, एक चांस दिला दे, बाजार से कह रही है। अब वो हिप हॉप सीख कर क्या करेगी, चांस लेकर क्या करेगी? तो पुरुषों के मनोरंजन के लिए उसके अनुकूल एक देह को प्रस्तुत करेगी। ऐसे में लगता है कि सिर्फ आत्मबंधन या आत्मनियंत्रण जैसी सोच को लेकर एक पुरुष स्त्री देह की कैद से मुक्त हो सकता है। आपने जो कहा ना, एक अनुकूलन वाली बात आपके वाक्य में आई। दरअसल क्या है कि अनुकूलन तो पुरुष का भी हुआ है और स्त्री का भी हुआ है। लेकिन आज जो अनुकूलन है, जो बाजार हमें एक को उपभोक्ता बना रहा है और दूसरे को वस्तु बना रहा है, भोग्य बना रहा है, इससे हमें ये समझना होगा कि हम अपनी सारी शक्ति इसी के अनुरूप जीने में लगाएं, या हम ये सोचें कि स्त्री एक शरीर भर नहीं है। स्त्री विमर्श का भी जो एक पूरा कंसेप्ट चल कर रहा है ना, कि हमारा शरीर है, हम इसे जैसे चाहें वैसे यूज करें, आपने कहा ही था, हम जैसे चाहे मॉडलिंग करें, आधे अधूरे कपड़े पहने न पहने, जो इच्छा हो वो करें। लेकिन आप ये सोचिए कि जो मैंने आत्म मंथन वाली बात कही, वो आप ये सोच के देखिए कि एक आर्टिस्ट एक न्यूड पेंटिंग कर रहा है, मॉडल को देखकर, उसके सामने मॉडल बैठी है और वो चित्र बना रहा है, उसके अवयवों को गौर से देखकर अपनी रेखाओं में उतार रहा है।
ये जो कलाकार का एक स्वस्थ मन है, उसके भीतर वो तमाम भाव तिरोहित हो चुके हैं जो एक सामान्य व्यक्ति में होते हैं। जो एक रचनाकार और सामान्य व्यक्ति का अंतर है, वो कलाकार हो, वो लेखक हो, वो संगीतकार हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जब एक स्त्री शरीर को अपनी कला का माध्यम बनाता है तो वो उस तरह से नहीं सोचता जिस तरह से राजेंद्र जी ने प्रश्न किया था कि लक्ष्मी बचकर कैसे चली। मेरा कहना यह है कि हमें ये सोचना होगा कि हम पुरानी सोच के ढर्रे से बाहर कैसे निकलें। लक्ष्मी सो चुकी होती है और वह उसके प्रति, उसकी देह के प्रति कितना अभी भी मुग्ध हुआ रहता है कि हल्की गुलाबी कुर्ते में उसका गुलाबीपन बेहद शालीन लगते हुए भी मुझे हिलाए दे रहा था। सोई हुई बेसुध पड़ी है लड़की मेरे लिए, पल पल में जैसे कई कई चुनौतियां फेंके दे रही थी। धीरे धीरे लगा कि मैं काबा बाता का इगुची हो गया हूँ। जी। तो बात यहाँ यह बनती है कि मुक्ति किसमें है। तो मुक्ति के दो उपाय हमारे पुरखों ने कह ले, ऋषि मुनियों ने कहे, दार्शनिकों ने, सबने बताया कि या तो हम आत्मनियंत्रित करें, अपने को संस्कारित करें, और दूसरा है यदि सिद्धों से ले तो सहजावस्था में आ जाए। बिल्कुल। सिद्धों की सिद्धावस्था को यदि समझना समझाना हो तो हम कह सकते हैं मुक्ति दूरी बनाने में नहीं है बल्कि तृप्ति में है। जो प्राकृतिक इच्छा मन में जगी, यदि उसमें हम तृप्ति को तलाश पाते हैं तो सच्ची मुक्ति है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग मैं रखना चाहूंगा। ब्रिटनी, जिसने 18 साल में अपनी मां की अनुमति लेकर अपने प्रेमी के साथ दैहिक संबंध बनाई थी। ठीक। उनकी तस्वीरें जब 22-24 वर्ष की हो गई ब्रिटनी, तो उसकी नग्न तस्वीर होर्डिंग की तरह लगी हुई है, लेकिन उस ओर पुरुष वर्गों का कोई आकर्षण नहीं रहा। मुक्ति के लिए हम दूर भागें, इसका बहुत लंबा इतिहास अतीत में है कि हम दूर भाग सकते हैं लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। जितना भी अपने आप को संस्कारित करने की कोशिश करें, इसका एक आध्यात्म हम भले ही रच दें। और दूसरी तरफ ब्रिटनी का वह संदर्भ जो मैंने पढ़ा, क्या वजह है कि ब्रिटनी की उस शरीर के प्रति कोई आकर्षण वहां के लोगों में नहीं रहा और उस होर्डिंग की तरफ नजर भी नहीं ले जाते थे। यानी उस देह से वह मुक्त हो गए थे, यानी कि वह देह आम हो गई थी बार बार देखते हुए। तो ऐसा नहीं लगता कि हम जितना आकर्षण पुरुषों के अंदर स्त्री के प्रति पाते हैं मुक्ति के लिए, क्योंकि जो हमारे समय की दिशा है उस दिशा में ही हम अपनी दशा की तलाश करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से स्त्री उपलब्ध होती जा रही है आइटम सॉन्ग के बहाने या बाजारवाद के बहाने, विज्ञापन में या जहां भी देह को लेकर जिस तरह से उपलब्ध होती जा रही है, ऐसा मुझे लगता है कि स्त्री समाज की ओर से बाजार की रणनीति के तहत यह देह से दूर जाने में, इस देह से दूर जाने में मुक्ति नहीं, बल्कि इस देह के प्रति सहज हो जाने में सच्ची मुक्ति है। और सहज हो जाने के लिए अब सवाल फिर वहीं उठकर आता है कि जैसे आग और मोम आसपास रहे और दोनों सही सलामत रहे, यह तो संभव नहीं। तो इसलिए मुक्ति की बात आती है तो देह मुक्ति का यह आत्ममंथन, आत्मनियंत्रण, ये सारे हमारे अतीत तो हैं, लेकिन इस अतीत में कहीं भी इस तरह से देह मुक्ति संभव नहीं दिखा, अन्यथा कर्ण पैदा नहीं होते। राजा निर्वंशिया में राजा तो निर्वंश ही रह जाते हैं। चंदा संबंध में आती है डॉक्टर के। तो सवाल यह है कि एक पुरुष के लिए अब विशेष तौर पर, क्योंकि इस पर लिखा नहीं गया है,
तो स्त्री के लिए तो जब देह मुक्ति की बात आती है कि पूरा का पूरा विश्व एक साथ है, लेकिन पुरुष की देह मुक्ति के लिए कोई रचना आज तक रची गई हो, देखी गई हो, ऐसा तो हमने नहीं देखा। और यह जो आपने प्रसंग उठाया है कि लक्ष्मी कहती है ऐसा क्यों ना हो कि तुम मेरे बारे में इतना बता दो कि तुम्हारी पत्नी मुझे सहज ही दोस्त की तरह ले। यदि यह बात 1970 के प्रारंभ में या चितकोबरा में महेश के लिए संभव नहीं है, महेश के लिए संभव नहीं है यदि यह बात स्वीकार कर लेना। और ठंडा गोश्त कहानी मंटो की है, जिसमें डाकू पति पर डाउट होता है कि इस स्त्री को, युवती को उठाकर क्यों लाया उसके पति, और वह सरदारनी तलवार से गर्दन काट देती है पति की। और जब जाती है लड़की युवती के पास लेटी हुई तो पाती है कि वह तो पहले से मरी हुई है। तो इस तरह से एक स्त्री में हमारा इतिहास है। हाँ। अब ऐसी स्थिति में एक पुरुष के लिए इतना सहज क्या होना संभव है अपनी पत्नी के साथ कि वह बता पाए, जिसके प्रति उसके अंदर युवावस्था के जज्बात पहले से ही जज्ब है। क्या वह बताने का साहस करेगा? क्योंकि लिखना बहुत ही आसान है, लेकिन व्यवहार में उसे उतारना या उसकी संभावना को तलाशना बहुत ही चुनौती भरा काम होता है। तो ऐसी चुनौती जो आपने लक्ष्मी के माध्यम से पुरुष पतियों को दिया है, उस दिशा में आप 1994 से लेकर अब तक की यात्रा में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, अंतर तो 1994 के बाद भी आया है, और उससे पहले भी जो अंतर आया था वो बहुत धीमा अंतर था। लेकिन ये जरूर है कि हम आत्मानुशासन के साथ साथ स्त्री और पुरुष के बीच जीवन में एक नया संतुलन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये जो नया संतुलन है ना, यही हमारे सारे विमर्शों को एक नई गति भी देगा। संतुलन किस चीज का है? विचार और आचार के बीच का संतुलन। मैं इस बात को कहकर के इस विषय की बहस को दूसरी दिशा नहीं देना चाहूंगा कि मनुष्य स्वतंत्र है, उसकी इच्छा स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य का अर्थ मेरे लिए पुरुष भर नहीं है, स्त्री भी है। इसीलिए दोनों की इच्छाओं का प्रबल होना जरूरी है। जब आप रमेश का उदाहरण देते हुए लक्ष्मी की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि वो लेटी हुई है, वो सो चुकी है, और पत्रिका के पन्ने फड़फड़ाने की आवाज से उसे ये भ्रम हो रहा है कि वो अभी भी तेजी से किताब के पन्ने पलट रही है। ये जो एहसास है, ये हमारे भीतर के उस संसार ने हमें दिया है जो पहले से हमारी बुनावट को तैयार कर रहा है, हमारी मानसिक बुनावट को तैयार कर रहा है। और आप उस कहानी के अंत में जाएंगे तो आप ये पाएंगे रमेश उसके जाने को अपना पछाड़ खाने के रूप में महसूस कर रहा है। बिल्कुल। ये जो पछाड़ खाना है, ये इस तरह का एक अनुभूति है जिसमें पहली बार पुरुष को ये महसूस होता है कि सब कुछ के बावजूद वो कहीं हार गया है। वो जो हारा है वो शारीरिक रूप से नहीं हारा है, वो मानसिक रूप से हारा है। क्या वो ये नहीं सोच सकता कि वो खुलकर बात क्यों नहीं कर पाया? क्या वो ये नहीं सोच सकता कि वो लक्ष्मी के जोर से हंसने पर डरा क्यों? क्या वो ये नहीं सोच सकता कि वो जब दफ्तर के लिए जा रहा था तो वो क्या क्या हिदायतें लक्ष्मी को देकर के गया था, इत्यादि इत्यादि। उसकी एक लंबी फहरिस्त हो सकती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि स्त्री और पुरुष के बीच में दैहिक संबंध कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उसमें एक किसी लिंग का अधिकारवाद होना, इसका मैं निषेध करता हूं। मेरे लिए दोनों ओर की सहमति सबसे बड़ी चीज है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या स्त्री और पुरुष के बीच बगैर सेक्स के बारे में सोचे कोई विचार नहीं हो सकता?
ऐसा क्यों नहीं है? क्या दुनिया में और कोई समस्याएं नहीं है? बातचीत के कोई दूसरे विषय नहीं है जो स्त्री और पुरुष बैठ करके बतिया सकें? क्या राजनीतिक समस्याएं नहीं है? क्या देश में विकास की होने की जरूरत को महसूस करना एक विषय नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि तमाम अन्य जिज्ञासाएं हों जहां सेक्स के लिए कोई जगह ना हो और स्त्री पुरुष सहज भाव से बात करना चाहें? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये मुझे लगता ये है कि जब हम शुरुआत यहाँ से करेंगे ना, तब हम सहज होकर आपस में कहीं भी, यानी कि अपने घर में बैठकर भी बात कर सकते हैं और उस स्त्री के घर में भी बैठकर बात कर सकते हैं। आप यदि मेरी पछाड़ कहानी के अतिरिक्त परछत्ती कहानी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ एक विपरीत स्थिति है जहाँ सोचने का पूरा ढर्रा ही बदल जाता है। आप ये पाएंगे कि कैसे अपनी पत्नी की मित्र के घर जाकर के एक पुरुष ये महसूस करता है कि अरे मैं उसके कितना करीब हूं, मेरी भी तो वो उतनी ही मित्र है। ये जो अनुभूति है ना, ये एक खुले दिमाग से ही प्रवेश करती है। अगर हम बंद दरवाजों में उसी तरह का जीवन जीने के आदी रहेंगे जो हम जीते चले आए हैं, तो हम नई सोच को आकार नहीं दे सकते। ये दरअसल में आपने पूछा कि यह संभव कैसे नहीं है, और हाँ, मेरे सामने यह सवाल हो जाता है, यह कैसे असंभव बनता जा रहा है आज भी। हाँ, तो प्रसंग आता है कि जब लक्ष्मी कहती है रमेश से कि मैं यहाँ आई इसलिए थी कि खुलकर जिंदगी जीने वाले अपने कॉलेज के दिनों के एक लड़के को करीब से तो देखाऊं। हाँ, अपनी तो आधी जिंदगी कट गई परिवार का बोझ उठाते उठाते, अब तक सारे हाँ, दोस्त ठिकाने लग चुके। सोचा था दो एक दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, सब कुछ भूल भाल कर खुलकर, लेकिन अब मेरे भीतर यह बात पक्की हो गई कि तुम सारे के सारे मर्द सिर्फ बातें बनाते हो, जीना जानते ही नहीं। तुम्हारे चेहरे पर तैर रही घबराहट इस वक्त इतनी साफ साफ नजर आ रही है। और इसी के साथ मैं जोड़ूंगा कि तुम ठहरे मैरिड और मैं ठहरी आजाद पंछी। आजाद पंछी। तो एक हाँ, बहुत ही बेचैन करने वाला प्रसंग उठाया जाना चाहिए आपकी कहानी के माध्यम से, कि अब तक, कहने का मतलब है जब तक इस कहानी को चर्चा में हम नहीं ला रहे हैं इस नजरिए से, तब तक विवाह को अप्रासंगिक बता दिया गया, करार दिया गया बहुत पहले ही, वह स्त्री के संदर्भ में। लेकिन पुरुष के लिए भी विवाह कैसे एक बंधन बन रहा है। और आप ने कहा कि यह समझने की बात है, सहभागिता में रहने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं अनुभव, मध्य वर्ग की बात आपने की, मेरे कई साथी बहुत ही ऊंचे पोस्ट पर हैं शिक्षा जगत के, उनसे जब बातें होती है तो सबसे ज्यादा आतंकित इसी बात को लेकर रहते हैं कि मन लायक कोई बात करने वाला हो, और यदि मन लायक बात करने वाली की अंदेशा भी हो जाए घर में तो फिर महाभारत महाभारत है। कहते हैं कि करे तो क्या करे, भारी मुसीबत है। और वही फिर हरीश की पत्नी जैसी फूहड़ बीबी का रोना। तो सवाल पैरेलल चलते चलते मैं समझता हूं कि एक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए देह मुक्ति का सवाल पैरेलल नहीं चल पाया हमारे साहित्य में, ना विमर्श में, ना आलोचना में। यदि जिस समय देह मुक्ति की बात हो रही थी, काश पुरुषों के लिए भी कुछ अवकाश निकाला गया होता, स्पेस बनाया गया होता। और अब आज की समस्या यह हो जा रही है कि अब पुरुष स्वयं को उसकी कैद में पा रहा है, और एक स्त्री का ही कहना है कि तुम सारे के सारे मर्द सिर्फ बातें बनाना जानते हो। मतलब कि मैरिड होते ही वह जीवन और इस जीवन में इतना अंतर, और मैरिड लाइफ जो है, विवाह के बाद जो जीवन है, वह इतना व्यर्थ और इतना अनर्थकारी पुरुष को भी लगता है। कहती हैं कि हम सफर बहनों से इतना आग्रह है कि इस पुरुष विनिर्माण की ज्यादती छोड़ दे। मैं इसलिए इस प्रसंग को उठाना चाहता हूं कि जो भी हमारी चर्चा को सुनेंगे या सुन रहे होंगे, उन्हें, उन स्त्रियों को भी लगना चाहिए
कि हाँ, पुरुष भी कहीं ना कहीं इस वैवाहिक जीवन में आकर एक कैद में महसूस खुद को पाता है, खुद को करता है। तो इस कहानी की यह मेरी नजर में एक उपलब्धि दिख रही है, क्योंकि इसके अलावा और किसी कहानी में यह बात इतनी खुलकर नहीं आती है। क्योंकि पुरुष जब भी ऐसी बातें करेगा, खुद को डरा हुआ बताएगा या घर का काम करते हुए दिखाएगा, तो सामान्य तौर पर वह कॉमेडी बन जाती है। और जब स्त्री डरी सहमी दिखाए खुद को, जैसा कि करवा का व्रत में है, और करवा का व्रत का प्रसंग याद आया, तो उसमें पहले डरी हुई रहती थी लाजो, और बाद में पुरुष डरा हुआ है कि पता नहीं लाजो किस बात पर बुरा मान ले, इसलिए जली हुई सब्जी भी खा सकता है, खुद से बिस्तर भी लगा सकता है, खुद से थाल उठा भी सकता है, चलकर हाथ धो सकता है, तौलिए से मुंह पोंछ सकता है। तो ये यशपाल ने जो उसी दौर में यह परिवर्तन दिखाया कि पुरुष भी कैसे आतंक, लाजो तो मुक्त हो गई, ठीक बात, लेकिन पुरुष कैसे अब आतंक में चला जा रहा है। तो ये परिवार का परिदृश्य रहा, और बाहर से जुड़ते ही यह बहुत ही बेचैन करने वाली बात है। आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा, मेरे कई पुरुष साथी ऊंचे पद पर विराजमान हैं शिक्षण संस्थानों में या कहीं भी, और उसके पास जब एक महिला आती है तो कहते हैं क्या कि मैं तो सीधे देखता हूं, उसकी तरफ देखता ही नहीं हूं, पुरुष हूं, नजर फिसल जा सकती है, और फिर चरित्र की बात आएगी। इस तरह से एक पछाड़ खाया हुआ पुरुष वह समाज से पछाड़ खा रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि सक्सेना के भी आने का भय है उसे, सिर्फ के ही नहीं, काम वाली भी ऐसे चुपके से पैर रखती है घर में कि जैसे लगता है रंगे हाथों पकड़ ही लेगी, और सक्सेना से भी डरा हुआ, यानी कि पूरा का पूरा समाज उस पर नजर डाले हुए है। तो ऐसी स्थिति में पछाड़ खाया पुरुष वैवाहिक जीवन में एक आयाम में कैद पुरुष की यह जो व्यथा कथा है, मैं समझता हूं कि इसीलिए मैंने एक शीर्षक दिया कि जज्बातों, वह तो हुआ, और एक रहा कि पुरुष की देह मुक्ति की महागाथा आपने रच दिया है। अपने इस रचना और इस जैसी अपनी अन्य रचनाओं के माध्यम से आज स्त्री विमर्श को यदि मुकम्मल आकार देना चाहेंगे तो वह किस तरह से, किस रूप में? आपने खुद भी कहा कि परिवार जैसी संस्था अविश्वास के घेरे में आ चुकी है, लिव इन रिलेशनशिप का विस्तार हुआ है, कानूनी मान्यताएं भी उन संबंधों को मिलने लगी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि छोड़ा गया पुरुष या छोड़ी गई स्त्री, जब हम इस पर बात करते हैं तो सबसे पहले शंका की नजर से उस चरित्र को देखते हैं, जबकि शंका की नजर से देखे जाने वाली जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारा सोशल सिस्टम है, और उस सोशल सिस्टम को बाकायदा दोबारा से सफाई करने की आवश्यकता है। और वो सफाई तभी होगी जब हम अपने दिमागों के भीतर लगी हुई जंग को खुरचेंगे। हम ये महसूस करना शुरू करेंगे कि बदले हुए इस समय में, जो आज 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक चल रहा है, ऐसे में हमें अपने आँख कान नाक खोल कर रखने होंगे। ये देखना होगा कि हमारा कोई व्यवहार, हमारा कोई आचरण, हमारी कोई नई बन रही सभ्यता और ये जो नया आकाश है, इसमें स्पेस सबको मिलना चाहिए बराबर का। स्त्री पुरुष को स्पेस दे, पुरुष स्त्री को स्पेस दे, अन्य जितने जेंडर हैं उन्हें स्पेस मिले, और स्पेस देना और स्पेस पाना हमारे विचारों में एक सरणी बनाए, सोचने की एक सलाहियत दे, ताकि हम पिछड़े हुए व्यक्ति न बने रह जाएं। जल डमरू मध्य कहानी में एक छोटा सा प्रसंग आता है स्त्री और पुरुष का, दाम्पत्य कि पुरुष भी किसी के साथ संबंध में है और स्त्री भी किसी अपने बॉस के साथ है संबंध में।
मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, दोनों करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए बराबर है, कि दोनों एक दूसरे को मार सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं, और दूसरी सुबह चाय की चुस्की इस तरह ले रहे हैं साथ में बैठकर जैसे कि वे दोनों बहुत समझदार हैं। तो अखिलेश जी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि वे चरित्र की दृष्टि से बहुत ही समझदार पात्र है, बल्कि दोनों एक दूसरे के अवगुणों से समझौता कर चुके हैं, और मैं इसे अलजेब्रा के फॉर्मूला में समझाना चाहता हूं कि प्लस माइनस या माइनस प्लस कभी भी प्लस नहीं होता। या तो प्लस प्लस यानी स्त्री और पुरुष दोनों आत्मनियंत्रण को प्राप्त, आत्मोपलब्धि को प्राप्त हो, तब जाकर प्लस होगा, यानी उसका परिणाम अच्छा होगा, नहीं तो माइनस माइनस प्लस होता है। जैसे कि अखिलेश की कहानी जलडमरू मध्य में पत्नी भी विवाहेतर, पति भी विवाहेतर, तो दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों का परिवार प्लस में जा रहा है। तो यह जो स्पेस की बात आपने की, 70 में ही स्पेस दिलवा दी मृदुला गर्ग, लेकिन पुरुषों को तो अभी भी स्पेस नहीं मिला, क्या किया जाए? एक पहेली के रूप में प्रश्न किया है। जलडमरू मध्य मैंने पढ़ी थी, हंस में छपी थी, ये कहानी लंबी कहानी थी अखिलेश की, 96 में छपी। और हाँ, और मृदुला जी का उपन्यास भी हम लोगों ने पढ़ा है। मेरा कहना यह है कि रचना में स्पेस मिलना, रचना में विमर्श होना और समाज में उसकी उपस्थिति होना, ये दोनों अलग अलग बात। हमारा जो समाज है वो मल्टी लेयर सोसाइटी है। इसके लिए आप एक फार्मूला नहीं बना सकते कि 2 + 2 4 होता है। हमारा समाज इतने सतहों में बटा हुआ समाज है कि हर समाज का एक अपना जलता हुआ यथार्थ, उस यथार्थ से 2 4 होने के लिए हमें उतने ही विमर्शों का निर्माण करना होगा, और उस विमर्श में सीधी भागीदारी उस समाज की होनी अनिवार्य है। एक बौद्धिक समाज के भीतर चल रहा विमर्श समाज का विमर्श तभी बनेगा जब हम जिसके लिए विमर्श कर रहे हैं उसकी उसमें सहभागिता हो। समाज में वही चीजें हमें इसीलिए आज नजर नहीं आ रही। स्त्रियों को अपने लिए स्पेस नजर नहीं आ रहा होगा, पुरुषों को अपने लिए नजर नहीं आ रहा है। आपने जो कहा वो इस दृष्टि से तो सही है कि तब दे दिया था मृदुला जी ने स्पेस और आज तक नहीं मिला। ये जो बात है ये विचार के रूप में बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन समाज में अगर हमें स्पेस पाना है तो पहले हमें स्पेस देना होगा और विस्तृत स्तर पर देना होगा। क्योंकि आप ये देखिए कि हम अपने समकक्ष व्यक्ति को स्पेस देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो आपसे नीचे के स्तर में जी रहा व्यक्ति है उसको आप उस विचार का हकदार भी नहीं मानते। ये तो हमारी किताबी बातें हैं कि हम कैसा समाज चाहते हैं, समाज चल किस दिशा में रहा है, समाज बढ़ किस दिशा में रहा है, समाज में सबके पास समान रूप से जीने के अवसर भी हैं। जहां तक आपने इस प्रश्न का सिरा उठाया था, जहां से वहां मैं ये महसूस करता हूं कि स्पेस तो अभी पाना है, पुरुष को भी पाना है, स्त्री को भी पाना है। एक बहुत बड़े इलाके में स्त्रियों को स्पेस मिल चुका है और बहुत बड़े इलाके में पुरुषों को स्पेस नहीं मिला है। ये सोचने की बात है, कैसे मिलेगा इसका कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक आपसी समझदारी, जीवन जीने का बेहतर तरीका और अपने कदमों को हम ऐसे आगे बढ़ाएं कि खुद को ऊंचा न समझें। हाँ, मैं आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करने की सिर्फ औपचारिकता का निर्वाह कर सकता हूँ। दरअसल एक पछाड़ कहानी ही ऐसी मुझे मिली, आपकी नज़र में भले ही ना हो लेकिन मेरी नज़र में है, जिसके सहारे आज हम विमर्श के स्त्री संदर्भ को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद देते हुए भी मैं सिर्फ एक संकेत करना चाहूँगा, रखना चाहूँगा, जिस पर हम विचार करेंगे। स्त्रीलिंग निर्माण पुस्तक में
पौराणिक और मिथकीय संदर्भों को उद्धृत करते हुए यह दिखाया गया है कि पुरुषों को स्त्री से मुक्त होने में लगभग 5000 वर्ष लग गए। और जी जहां घर परिवार में पुरुष मौन है, हम जितना भी कह रहे रचना में, पुरुष मौन है, चुप रहने के लिए विवश है। यदि बोलेगा, एक हमारे यहाँ अभी 80 वर्ष के कथाकार है, साहित्यकार है, जी उन्हें किस विधा जी में नहीं लिखी है रचनाएं, उनकी अपनी पुस्तक है पत्नी के गुजर जाने के बाद, उसके चले जाने के बाद। उसमें एक प्रसंग आता है कि यदि घर में शांति बनाए रखना है तो पत्नी के किच किच में ध्यान मत लगाओ। हाल फिलहाल फेसबुक में एक प्रसंग देखने को मिला, छोटी छोटी वीडियो, जो कि पत्नी बकी जा रही है, पति क्या करता है, डर के मारे कुछ बोलना है तो और महाभारत, मिक्सी की आवाज को और तेज कर देता है, बकबक किए जा रही है। जैसे ही उधर जाना चाहती है पत्नी तो फिर सोचता है अब मिक्सी की आवाज बंद कर दे, मिक्सर की आवाज देखती, फिर आगे फिर तेज कर दो आवाज कि हम सुने ही नहीं, वो बोलते रहे जो बोलना है। तो कहीं ना कहीं यह जो कहानी है, लक्ष्मी की जो चुनौती है कि अपनी पत्नी को इतना तुम बता दो, यदि इतना बताने लग जाए व्यावहारिक स्तर पर तो ये मिक्सर हाँ की आवाज पत्नी की आवाज को दबा नहीं पाएगी, जो आज हम एक कॉमेडी के तौर पर देखते हैं। मैं विशेष रूप से रखना चाहूंगा कि आपने यहाँ जिस पुरुष का चित्रण किया है, आज मध्य वर्ग का 95%, 100 में 95 पुरुष उसी स्थिति को भुगत रहा है व्यक्तिगत स्तर पर। यदि कहे तो वह कॉमेडी बन जाता है, न कहे तो उससे बड़ा कुंठित व्यक्ति भी कोई नहीं दिखता है। और यदि कुंठा से बाहर निकलने के लिए चुपके से कोई प्रयास करे तो फिर हर समय आतंकित रहता है कि कहीं बाबा होने के बाद भी हमें जेल न जाना पड़ जाए। ऐसी हम विडंबनात्मक स्थिति से गुजर रहे हैं। और आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि रचना में साकार कर देना और उसे हकीकत में लाना दो बातें हैं, और इन दोनों में पर्याप्त फर्क आज है। और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि आपने यह स्वीकार कर लिया अंततः कि पुरुष को भी अब स्पेस की जरूरत है। अन्यथा विमर्श में मुक्ति के नाम पर स्त्री के लिए ही स्पेस की चिंता में बड़े बड़े विमर्शकार और आलोचक गले जा रहे हैं, घुलते जा रहे हैं। लेकिन पुरुष के, मैं नहीं कहता हूं वह जरूरी नहीं है, लेकिन पुरुष की भी एक ऐसी नियति तैयार हो रही है जिस ओर ध्यान दिए जाने की जल्द ही समाप्त होती है। लेकिन आलोचकों, विमर्शकारों के लिए जरूर एक चुनौती के रूप में यह चर्चा में रखना चाहूंगा कि इस कहानी के आगे पुरुषों की कैसी नियति हम देख रहे हैं समाज में, उसे भी विषय बनाएं, तभी जाकर स्त्री विमर्श के तहत देह मुक्ति का प्रसंग समग्रता को प्राप्त होगा। अन्यथा एक हाथ से चाहे जितनी पीट ले दीवार को, जितनी भी आवाज कर ले, वो ताली नहीं कहलाएगी। ताली के लिए दोनों हाथों की जरूरत है। और विमर्श को यदि सच्चे अर्थ में सुर देना है, शोर, विमर्श के शोर के भीतर यदि शऊर की तलाश करनी है, तो स्त्री के नाम पर चिंता व्यक्त करने वाले विमर्शकार पुरुष के इस तरह का रोना को, पुरुष की इस तरह की विडंबना को, नियति को विषय बनाए, यही उम्मीद है। और बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए कि आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे आग्रह को आपने स्वीकार किया और हम एक बिल्कुल ही नए कंटेंट की कहानी को लेकर आज प्रस्तुत हुए। उम्मीद है कि हमारे दर्शक, हमारे श्रोता आपके विचारों को सुनकर इस रचना को पढ़ने की जिज्ञासा जरूर महसूस करेंगे। और मैं इस पूरी कहानी को, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं फेसबुक में अपने इस पोस्ट के साथ शामिल कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
हम पुनः फिर कभी, मेरी नजर ऐसी पड़ी ऐसे मुद्दों पर, तो हम फिर साथ होंगे और बहुत जरूर जरूर। करेंगे। और आपने इतना समय निकाला, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। जी, धन्यवाद।